Hello everyone, this is a strategy video for your CA final advanced auditing and professional ethics paper. You may call this as an ABC analysis for the last day before your exams. I would rather particularly want to call it as a strategy paper. सबसे पहले ऑडिट में क्या स्ट्रैटेजी काम करती है, लुकिंग एट द प्रीवियस टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स व्हिच हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड will selective study help us? Will this ABC or a strategy video be of any use? Let me tell you very clearly, सबका पेपर अगर अच्छा जा रहा है तो हमारा भी अच्छा जाए, अगर इतना हम बेयर मिनिमम चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी वीडियो काम आएगा। सबका अगर पेपर किसी कारण से खुदा ना खास्ता हैंकी पैंकी चले गया, उस केस में भी मेरा पेपर अच्छा जाए, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Because audit as a paper, you know, is very lengthy and there are so many topics. Let's not get into that part. Part 2. सर कब सबके पेपर बिगड़ेंगे और सबके अच्छे जाएंगे, पेपर देख के कैसे पता पड़ेगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको क्वेश्चंस देखे हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब पेपर अपने आप में आसान है। अगर आपको क्वेश्चंस नए तरह के आ रहे हैं, भले ही वो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट या स्टडी मटेरियल से, क्योंकि आते तो वहीं से हैं क्वेश्चंस, तो ऐसा लगता है कि पेपर अपने आप में थोड़ा टफ हो गया। आप माने या ना माने, एक्चुअल फैक्ट यही होता है। ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत इंस्टीट्यूट ने डाली है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसे उसने सवाल पूछे हमारे आंसर भी एकदम उससे मैच करें। इनफैक्ट सजेस्टेड आंसर अब 2-2 महीने बाद आने लग गए रिजल्ट्स के, तो अब उसकी वो तीव्रता, उसके जो डिफरेंसेस या उनमें जो प्रॉब्लम्स या उसमें जो एरर्स कह लो या इनकम्प्लीटनेस कह लो, उसका भी रेलेवेंस खत्म हो गया। क्योंकि अब एज सच इट्स अ स्टिल न्यूज। जैसे कि आप जुलाई 21 के ऑडिट के पेपर की बात कर लीजिए। In that paper, there were questions where Caro references could have and should have been given, but institute ने अपने आंसर में Caro की बात ही नहीं करी। कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में गिवन फैक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बियॉन्ड अजम्पशन लेके आंसर बना दिया, ना कि कंडीशनल आंसर दिया, जैसे एथिक्स का एक क्वेश्चन था। एंड ओवर एंड अबव दिस, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने पूछा एक क्वेश्चन विच वाज रिलेटिंग टू अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और पूरा आंसर उन्होंने सजेस्टेड में दे दिया विच इज रिलेटिंग टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा सिर्फ ऑडिट में ही नहीं है, फार में भी हुआ। एनी विच वेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट, बट व्हाई आई एम सेइंग यू दिस इज, ऑडिट का पेपर हमारे लिए ऐसा हो गया है जिसमें हमको 2 बार प्रार्थना करना पड़ती है। एक एग्जाम से पहले कि हे भगवान पेपर में वही आए जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, कंटेंट के फॉर्म में नहीं, ताकि हम उसे रेप्लिकेट कर सकें और जैसा एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट आंसर कर रहा है वैसा दे सकें। और अगर कोई नए क्वेश्चन आ गए तो एक बार वापस से आपको प्रार्थना एग्जाम हॉल के बाहर आके करना पड़ेगी, सेइंग दैट मैंने जो आंसर लिखा है, इंस्टीट्यूट के मन में भी दुआ करना भगवान की वही आंसर आए। सही और गलत कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पावर होना और नहीं होना होता है। एनी Having said this, please understand why am I taking this particular video and why I am talking about all these things. 2 reasons. 1, ये वीडियो अभी लेने का पर्पस ये, आइडियली एग्जाम से एक दिन पहले आ सकता था। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग फॉर दिस, so that is why I am publishing it now. 2, the relevance of this video is very very critical फॉर योर एग्जाम्स। जब आप एग्जाम हॉल में गए और जैसे ही आपने देखा कि कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपीज में नहीं है, जैसा कि जुलाई 21 और जैन 21 के पेपर में हुआ, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस पहले पूछे हुए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चंस जैसे नहीं थे, तो आप ये समझ जाना कि ये पर्टिकुलर पेपर में आपको लिखने में एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बिल्कुल जो चाहिए था इंस्टीट्यूट को वही लिख दिया। एंड डू नॉट वरी अबाउट इट, यू विल स्टिल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स based on the preparations which you have done. Number 1, if the questions are different, do not worry, apply all your concepts independently. सोचिए, majority केस में दोस्तों जो आप सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट का आंसर भी उससे मैच करेगा। It's just that exceptionally अगर किसी कारण से कोई डिफरेंस आ गया तो that is in nobody's hand, but then yes, आप इंडिपेंडेंटली सोचिए कि इस क्वेश्चन को, ये सोचने की बजाय कि ये क्वेश्चन कहाँ होगा, कोई आरटीपी या एमटीपी में तो नहीं जो मैंने छोड़ दिया, आप ये सोचिए कि ओके क्वेश्चन नया है, नो प्रॉब्लम विद माय ओन कॉन्सेप्ट्स, लेट मी अप्लाई माय ब्रेन्स एंड अंडरस्टैंड व्हिच प्रोविजन शुड अप्लाई, व्हाट आंसर शुड कम। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस करने की कोशिश करना कि कैन दिस क्वेश्चन आल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड, सम एथिक प्रोविजंस और इवन सम प्रोविजंस ऑफ कारो।
नॉर्मली एथिक्स के प्रोविजन तब रेफर करते हैं जब स्पेसिफिकली सीएट के रेफरेंस में आंसर देने की बात की जाती है, अदरवाइज आप ऐसे और कारों को डेफिनेटली उस पर सोचिए। और अगर कंपनी का क्वेश्चन है तो क्या कंपनीज एक्ट के कोई प्रोविजन या पेनल्टीज उस पर अप्लाई हो रही हैं और क्या क्वेश्चन वो डिमांड कर रहा है, ऐसा सोच के आप एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब बनाने की कोशिश करें। और मान जाइए कि ऐसे पेपर में दैट सेंस ऑफ 100% सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग द पेपर वेरी वेल मे नॉट कम इमीडिएटली। एंड अगर मेरे इस वीडियो से आपके दिमाग में इतनी भी चीज बैठ गई और कभी पेपर इस तरह का, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा आएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल गोइंग टू कम, बट देन बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न वी आर क्रिएटिंग अ फोरकास्ट एंड नॉट अ प्रोजेक्शन. If at all you get a paper like this, just be relieved that no problem, I have a strategy for handling such papers as well. और अगर देखे हुए क्वेश्चंस का पेपर आता है तो टेक्निकली कोई इशू ही नहीं है. अब अपन आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमें किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए. उसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया. ये हमारी ऑडिट फास्टर की जो अभी बैच कंप्लीट हुई उसका पहले दिन का डिस्कशन है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको एग्जाम में वेटेज समझने के लिए पिछले 4 अटेम्प्ट्स को एनालाइज करना चाहिए. इन द प्रीवियस 4 एग्जाम्स अगर मैं देखूं तो यू विल फाइंड कि ऑन एन एवरेज जो पेपर पैटर्न होता है वो 30 मार्क एमसीक्यू, 70 प्लस एक ऑप्शनल क्वेश्चन 14 और उसके अंदर एक इंटरनल ऑप्शन 18 मार्क्स, यानी इफेक्टिवली आपका 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है. पहला क्वेश्चन जिसका कंपलसरी होता है 14 मार्क्स का, एंड देन यू हैव 14 मार्क्स. हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं और ऐसे आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे. कंपलसरी के अलावा आपको 4 और करना होंगे. एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है वो क्वेश्चन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और बाकी आपके सारे चैप्टर्स जिसको हम कलेक्टिवली स्पेशल ऑडिट कहते हैं. 88 मार्क्स के पेपर में अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज वेटेज जो रहता है वो एथिक्स के आपको नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 12 to 16 मार्क्स. कंपनी ऑडिट का एवरेज 20 मार्क का वेटेज होता है, एक्सेप्ट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट जो सिर्फ 10 मार्क का हुआ था, जिससे स्पेशल ऑडिट का वेटेज बढ़ गया और पेपर पैटर्न थोड़ा सा हिल गया. तो कहीं कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने दूसरे चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं किया था उनका एज सच परफॉर्मेंस डगमगाया. Standards on auditing will be around 25 to 35 marks. You will have on average 5 questions, could be 4 to 6. And then you have a lot of questions coming from special audit. In fact, special audit का total coverage descriptive portion में ही अगर आप देखेंगे तो it can easily touch 35 marks plus. ये आपका पैटर्न है, इस तरह का आपका पेपर पूछा जाता है. अगर सब कुछ एवरेज के बेसिस पे रहा तो this is something which is going to happen. Now, based on this, what I've done is I've prepared something additional for you, and this is something which you have to kind of refer. इंस्टीट्यूट के मटेरियल के 18 चैप्टर्स ये यहाँ पे प्लॉट किए गए. इन सारे चैप्टर्स के सामने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली ऑन एवरेज इसके ऊपर आते हैं, क्या कंपलसरी में कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का आता है, और डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस क्या ये क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोन चैप्टर है, एज इन क्या इससे एमसीक्यूज आते हैं. Self-explanatory. I'll just quickly take you through with this particular sheet and we'll be done with the strategy discussion. First and foremost, एग्जाम में जब आप जाएंगे और पेपर जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आप सबसे पहले ढूंढना चाहोगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे जिसके तीनों पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं. कोई भी क्वेश्चन में तीनों के तीनों पार्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी या सेक्शन से रिलेटेड नहीं है. पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जिसमें 2 नॉर्मली ऐसे के क्वेश्चन आते हैं, तीसरा हो सकता है शेड्यूल 3 इंडेस आ जाए, हो सकता है कंपनी ऑडिट आ जाए. यूजुअली ये देखने को मिलता है कभी टैक्स ऑडिट भी पूछा गया. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हो सकता है 2 क्वेश्चन कंपनी ऑडिट के हो, एक ऐसे का हो, थर्ड क्वेश्चन में 2 स्पेशल ऑडिट्स के हो और एक ऐसे से रिलेटेड हो. ऐसा मिक्स एंड मैच होता है. तो यू कैन नॉट स्ट्रिक्टली, आप यू समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आपको ये इट इज अ मैरिज, यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ रिलेशन विथ हर बट विद द फैमिली. So you have to like everybody in the family only, then that is going to become possible. You say कि नहीं यार वो 3 पार्ट में से एक स्पेशल ऑडिट वाला तो मेरे लिए बहुत पसंदीदा नहीं है, मैं वो टॉपिक छोड़ के एग्जाम में चले जाता हूँ, उसके साथ में हो सकता है 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ जाए. तो ये शीट आपको मदद करेगी कि आपको क्या क्या चीजों को ज्यादा फोकस करना है और कहां पे आप कम फोकस करके पॉसिबली छोड़ने के नजदीक कहीं आके रह सकते हैं. तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में देखिए, आपको वेटेज मैंने बताया है उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो सीरीज वाइज इंपॉर्टेंस दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 500 सीरीज है, देन यू हैव द 200 सीरीज, देन यू हैव द 300 सीरीज, 700 एंड 600 सीरीज. यूजुअली ये इंपॉर्टेंस लेवल है. 500 सीरीज और 200 सीरीज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है इन दैट सीक्वेंस.
एग्जाम में जो क्वेश्चन पिछले 2 अटेम्प्ट में पूछे गए उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो ऐसे के 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट लगेंगे, एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है सुना हुआ है कहीं देखा हुआ है वैसा लग रहा है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे जहां पे आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी दिया जाएगा। यूं समझना 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें केस स्टडी को एनालाइज करके सोच के जवाब बनाना पड़ेगा, बाकी 3 में सिर्फ केस स्टडी दिखाने की होगी। क्वेश्चन में बातें करी जाएंगी कई सारी और आखिरी में पूछा जाएगा बताइए ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करोगे। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट खूब सारा हो सकता है कि आप पिछले साल कोई ऑर्डर था, इस साल आपको अपॉइंट किया और ऐसा ऐसा हो गया, और उसके बाद फाइनली एक क्वेश्चन, तो आप बेसिकली लास्ट लाइन से ही समझ जाओगे किस क्वेश्चन में किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना। बट देन कई बार ऐसा पूछा जाता है हाउ विल यू रिपोर्ट, हाउ विल यू डील विद सच सिचुएशन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एनालाइज करना है कि ओके कौन सा ऐसे लगेगा, उसके हिसाब से आपको कोई एक पर्टिकुलर ऐसे आइडेंटिफाई करके आंसर देना है। यूजुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स में मल्टीपल ऐसे इसके रेफरेंस नहीं देता है, प्राइमरीली आपके क्वेश्चन का आंसर सॉलिडली कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से बनेगा। यू विल हैव टू वेरी केयरफुली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेफरेंस आंसर दैट इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर दोज to reasoning based new category type of questions relating to essays. Usually first question में ऐसा एक क्वेश्चन होगा ही होगा, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को चाहो तो बाद में देख सकते हो। एमसीक्यूज डेफिनेटली एसेस के ऊपर डेफिनेटली आते हैं, तो यू विल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। पढ़ने के लिए आपको ऐसे की क्या तैयारी करना है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल जस्ट टेल यू दैट इज वेल। देन यू हैव अ चैप्टर ऑन ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, जो हमारे स्पेशल ऑडिट का पार्ट है जिसको आप ड्रोन चार्ट से कवर कर सकते हो। छोटा चैप्टर है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। 0 to 1 क्वेश्चन इस पे आते हैं, कंपलसरी नॉर्मली नहीं आता है। 0 to 4 मार्क्स है एंड इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आज पिछले 2 अटेम्प्ट में नहीं आया, ये मैंने बता दिया ताकि आपको पता रहे कि ओ शायद कभी इस बार ना आ जाए। आई एम नॉट सेइंग आएगा, बताएं। Risk Assessment Internal Control Institute loves this chapter. You will have one question, not more, not less normally, but yes, one question. It is a little different kind of a chapter, but then this is not something which is very lengthy, particularly अगर आप ड्रोन चार्ट से देखते हो तो इसके अलग ही कुछ 8 पेजेस यूज किए गए हैं, but they have been very systematically defined. लेकिन वो चैप्टर आपको फॉर श्योर बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कहीं ऐसे 315 या इंटरनल कंट्रोल के कोई चैप्टर या इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको ये करना ही करना है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन आता है। दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। कोको अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, बट देन एक क्वेश्चन इसका आएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू रिवाइज इट वेल। कंपनी ऑडिट में इंटर बेस्ड टॉपिक्स के क्वेश्चंस कम आते हैं, व्हिच इज 139 to 148। ज्यादा आजकल पूछते हैं 128 to 138 रिलेटेड, पिछली बार भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम दैट कारो का यूजुअली एक क्वेश्चन डायरेक्ट या कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कारो का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कारो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी हमारे कोर्स में 2016 कारो ही है द प्रीवियस वन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ऑडिट में वी हैव ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कमिटी, ऑडिट कमिटी के ऊपर नॉर्मली आपको 1 से 2 एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं, और इसके ऊपर यूजुअली एक क्वेश्चन आता ही है। हालांकि जुलाई 21 में इस पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो उम्मीद है कि इस बार तो आना ही चाहिए क्योंकि यूजुअली आता है। इस चैप्टर की खूबी है दोस्तों कि अगर आप इसमें सिर्फ ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ के चले गए तो मेजर टॉपिक्स, तो आपके चांसेस कि आपका क्वेश्चन वही बैठे बहुत कम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अलग अलग चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। कभी उसने नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी पूछ लिया, प्रीवियस टू प्रीवियस अटेम्प्ट में तो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में आपको एकदम आखिरी में कहीं अदर डिस्क्लोजर्स में दिखता है। कभी वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन सर्टिफाई करेगा, ऐसी बातें, यानी ये पूरे चैप्टर के अलग अलग टॉपिक से प्रोविजंस पूछे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है रिवीजन के दौरान ये सारे टॉपिक्स में आप प्रोविजन बेस्ड स्टडी बहुत अच्छे से करें रिवीजन के दौरान। इसका मतलब जितने प्रोविजंस हैं, इसको कौन सर्टिफाई कर रहा है, इसमें कितने डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें कितनी मीटिंग्स होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से करें। आपको प्रोविजन है कि भैया इनके क्या क्या रोल्स हैं, उसको आप जनरली एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जितने आप वहां पे रेप्लिकेट कर पाएंगे पॉइंट्स उतना अच्छा है। बट देन प्रोविजन बेस्ड आप बहुत अच्छे से पढ़ें इस चैप्टर के, क्योंकि एमसीक्यू भी आएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड आ गया ऑडिट कमेटी के लिए, चाहिए फॉर्मेशन है सही है या नहीं है, तो आपका प्रोविजन स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रिवीजन के दौरान प्रोविजन पे फोकस करें। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से पढ़ाओ, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जरूरी नहीं है इसका क्वेश्चन आता ही आता है, आता भी है नहीं भी आता है, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में आप कह सकते हो आता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नॉर्मली एक्सक्लूजन एग्जाम्पशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करना है इसके अंतर्गत,
कैसे आप अदर ऑडिटर के साथ ऐसे 600 की एप्लीकेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, परमानेंट और करंट एडजस्टमेंट, ऐसे मुश्किल से 6-7 टॉपिक है जो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि करिएगा, इसको छोड़ के ना जाइएगा, पूरा कवर करें। ऑडिट ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बैंक और इंश्योरेंस बहुत लंबे चैप्टर हैं, तो इंश्योरेंस में जहां जहां प्रोविजन इन्वॉल्व है, बैंक में जहां जहां प्रोविजन इन्वॉल्व है, बहुत अच्छे से पढ़े। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया कि बताइए किसको रिपोर्ट दी जाएगी इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये प्रोविजन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़े। कई सारे इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में क्या इंटरनल कंट्रोल होंगे, प्रोविजंस नहीं है, ये क्या है, प्रोसीजर्स बेस्ड है, इसको आप जनरली स्किम थ्रू कर लें, बट प्रोविजन इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़े। एनबीएफसी में भी बहुत अच्छे से देखें, इंश्योरेंस, बैंक, एनबीएफसी, सिमिलरली टैक्स ऑडिट, इन सब में प्रोविजंस जहां जा रहे हैं उसको रिवाइज करते समय उस पर फोकस करें। और ध्यान रखें, ऐसा मत सोचना ये शुरू के ये इंपॉर्टेंट है इस पे ध्यान दें, आखिरी पन्ने तक जो इंपॉर्टेंट है नहीं है, जहां प्रोविजन इन्वॉल्व हो रहा है उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस करें। दैट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू इवन इन द एमसीक्यूज। ऑडिट में पूरा खेल दोस्तों, अगर आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़े तो आपके एमसीक्यू फॉर श्योर सॉल्व होना चाहिए, और एमसीक्यूज अगर फॉर श्योर सॉल्व होंगे तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, और फिर वो कॉन्फिडेंस आपको आगे भी ले जाएगा दूसरे टॉपिक्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ऑडिट ऑफ बैंक में नॉर्मली क्या पूछते हैं, एनपीए नॉर्म से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पूछे गए हैं। दे हैव आस्क्ड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग थिंग्स, दे हैव आल्सो आस्क्ड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस हो गए, डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड हो गए, इस तरह के। हमें किन पे फोकस करना चाहिए, प्रोविजन बेस्ड जितने भी हैं, वुड सजेस्ट आप उस पर ध्यान दीजिए। सेम गोज विद इंश्योरेंस कंपनी, इसमें एडिशनली प्रोसीजर्स में ऑडिट ऑफ प्रीमियम क्लेम्स जो जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं, एक बार आप उनको स्किम थ्रू कर लीजिएगा। जो इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह टाइप के पॉइंट हैं, दैट इज समथिंग व्हिच आई फील पर्टिकुलरली हैव नॉट बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू मच। एनबीएफसी वेरी डुएबल, छोटा सा चैप्टर है, वेरी मच लाइक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा, बट इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं। अगेन क्रार की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक इंपॉर्टेंस, प्रोविजन के रेट्स, तो क्योंकि प्रोविजन इन्वॉल्व है एमसीक्यू बन सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूरी नहीं आता है 0 to 1 है, तो आई वुड अगेन सजेस्ट सीएफएस जैसे इसको पूरा कवर करें। सर आप तो सभी में बोल रहे हो पूरा कवर करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा कवर करो, इसका मतलब ऑडिट में एक चैप्टर छोड़ना है या नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी ऑडिट में, इट्स नॉट एबीसी इन ऑडिट, इट इज एबीसी इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर एन ऑडिट। एंड बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इन चैप्टर्स में क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या क्या ए और क्या सी है। देन ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉज में एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, टर्नओवर की डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड, रिपोर्ट्स कैसी जाती हैं, और क्लॉजेस में जो पॉपुलर क्लॉजेस होते हैं, इनकम जो असेस होना चाहिए थी टैक्स में नहीं हुई, एस्केप हो गई, या खर्चे इनएडमिसिबल थे वो आ गए, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस से रिलेटेड, जो आपके रियल लाइफ में टैक्स ऑडिट में एज सच इंप्लीकेशंस में आते हैं, कैपिटल रिसीव्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लस कुछ अभी अमेंडमेंट आए कैपिटल गेन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी की वैल्यू के असेसमेंट में जो एक 5% 10% का आपको स्टैम्प ड्यूटी के अलावा वैल्यूएशन का डिफरेंस दिया जाता है, उस पे आई वुड से स्ट्रांगली फोकस करें, हो सके तो उनके क्लॉज नंबर्स भी ध्यान रखें। यू ऑल्सो गेट एमसीक्यूज ऑन टैक्स ऑडिट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आता है नहीं आता है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट वाले पॉइंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो अगर आप डोन चार्ट देखोगे तो उसका लास्ट पेज, बट दोज आर मोस्टली और मोर आस्क्ड। कमिटी वाला पोर्शन भी आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर शायद ही कभी पूछा जाएगा, पूछते भी हैं नहीं भी पूछते हैं, तो इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, रैली आते हैं, उसको स्किप कर सकते हो। और देखने के लिए आपको देखना है तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या पेनल्टीज है, और कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस और आपकी क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटीज क्या आती हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, फुल थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी। इसमें आपके लिए सबसे क्रिटिकल है कि क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सको ये किससे रिलेटेड है। ध्यान रखना, मेरी एक छोटी सी बात, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो यू बीन अपॉइंटेड एज ऑपरेशनल ऑडिटर, और क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट के किसी पॉइंट से रिलेटेड हो, और मैनेजमेंट ऑडिटर लिखा है और क्वेश्चन ऑपरेशनल ऑडिट का है, तो इस क्वेश्चन के चैप्टर में ध्यान से पढ़ना कि आप कौन सी चीज किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, जस्ट टू रिलेट की एग्जाम में आएगा तो आप कौन सी हार्ड डिस्क लगा के स्कैन करके आंसर देना शुरू करेंगे। इसमें खूब सारी थ्योरी है, तो इसमें अगर आपने ये गेस कर लिया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है, तो यू विल बी वेरी, आई होप कि अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप कंफर्टेबली सही आंसर लिख के आ पाएंगे। बट प्रॉब्लम इसमें भी यही है कि इंस्टीट्यूट एकदम बारीकी से किसी पर्टिकुलर कोने से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कवरेज इसके लिए कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है कि पूरी करें, है ना। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पर ऐसा नहीं है 2-3 आते हैं, तो आप उस एंगल से इस पे कितना समय दें, you can decide, but this is not a provision based chapter, it's more of a theory based chapter, तो शायद पूरा गलत हो, शायद ना हो ऐसा। हालांकि आजकल एग्जाम में आंसर एग्जैक्ट ही लगते हैं, अदरवाइज यू डोंट रियली गेट मार्क्स जिससे संतुष्टि हो।
Due diligence, investigation, forensic audit, though a large chapter, usually you'll find one, even two, sometimes three questions, but rarely three, but 1 to 2 is for sure. नॉर्मली आप देखेंगे इसमें तो ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, फॉरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक कम पूछते थे, पिछली बार पूछा है. ड्यू डिलिजेंस नॉर्मली आता है, आया नहीं लास्ट टाइम. इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, फ्रॉड्स अलग अलग प्रकार के, हाउ विल यू चेक कैश रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड फ्रॉड्स, या फिर आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इन कंपनीज एक्ट के इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, ये आपके वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर से रिलेटेड, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था. तो इस तरह के आपके टॉपिक्स हैं. अगर आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ चुके हो और एक ओवरव्यू ले लोगे कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं स्टैट्यूटरी में, ये सेक्शंस लग रहे हैं, 211 सॉरी 210 212 213 ये कहता है. ओके, प्रोविजंस में जहां पे बैंक लोन दे रही है तो उसमें ये मेजर मेरे पॉइंट्स दिमाग में आ गए, इतना तरह से आप कर लीजिए. तो वहां पे आपको कीवर्ड्स और रेफरेंस पॉइंट हो गए, फिर उसके ऊपर आपको डेवलप कर लेना, दैट विल फेच यू मेजॉरिटी मार्क्स. ऐसे भी अपने को 100 में से 100 नहीं लेके आना है ऑडिट में. तो इस एंगल से आपको सोचना है कि भाई ये वो टॉपिक्स है जहां पे मैं थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी कर सकता हूं, बट डेफिनेटली ये टॉपिक आपको करना ही करना है दोस्तों. पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू में पीयर रिव्यू वेरी डुएबल. कई बार इसके ऊपर इनफैक्ट नॉट कई बार बट एक बार पूरा 10 मार्क का एमसीक्यू भी इस पे आ चुका है. बहुत अच्छे से करें आप पीयर रिव्यू को. क्वालिटी रिव्यू नया टॉपिक है, इसके बहुत बढ़िया आपके यूट्यूब पे वीडियोस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कवर करते हुए, रिविजन नहीं कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज वाले दिए हुए हैं फुल स्पीड में. आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, नहीं तो ड्रोन चार्ट या जो भी आप मटेरियल से करते हैं इसको रिव्यू कर लें. बट यू नॉर्मली नॉट गेट मोर देन वन क्वेश्चन ऑन दिस. अब प्रॉब्लम यहीं पर है ऑडिट में कि आप देखो हर चैप्टर से उठा के वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको बताया टोटल 6, हर में 3 पार्ट यानी 18 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो 18 टॉपिक्स वो पूछ सकता है. 18 में से आप ये ले लीजिए कि 5 एवरेज ऐसे इसके आपके निकल गए, जिसमें एसक्यूसी भी आ गया, ऐसे 220 जैसा है जो 5 वो निकल गए, 13 बचे. 13 में से आप ले लीजिए 3 कोड ऑफ एथिक्स के चले गए, तो बचे 10 आपके पास. 10 में से आप ले लो 2 से 3 कंपनी ऑडिट के चले गए, तो 7 बचे. यानी स्पेशल ऑडिट के वो 7 अलग अलग टॉपिक से या चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन इन पे आते हैं. एंड देन प्रोफेशनल एथिक्स में वी हैव 3 और समटाइम्स 4 क्वेश्चन. नॉर्मली आप देखना इसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट आएगा, जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा नए टाइप का है, थोड़ी स्टोरी है, आपको एकदम अपनी वाली फीलिंग आएगी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमने देखा है कैसे होता है. बाकी डुएबल आएंगे. आपको आइडेंटिफाई करना है डुएबल है, बढ़िया करो. बाकी में थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो बढ़िया आपका तुक्का बैठेगा. तुक्का नहीं है, आपकी रीजनिंग बैठेगी, काम करेगी. एग्जाम से एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करनी है, एसएफएम देकर आए. एसएफएम वाले दिन पे मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कंपनी ऑडिट पूरा कर लो, कंसीडरिंग उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो पहले देख सकते हैं. इंटरेस्टिंग भी रहता है तो मन भी लग जाएगा एकदम से उठाने में. और स्पेशल ऑडिट के कम से कम आप कोई 2 चैप्टर्स पहले से आइडेंटिफाई करके रखना कि उस दिन कौन से करने, ये पहले से फिक्स कर लो, वो उस दिन कंप्लीट होना चाहिए. देन नेक्स्ट डे आप सुबह उठते से क्या करिए, ऐसे उठा लीजिए फ्रेश माइंड से, और ऐसे ये मत सोचो सारे कंप्लीट करना है. तो 200 से 500 सीरीज छोटा टारगेट रखो, तो क्या होगा, पहाड़ चढ़ना ऐसा नहीं लगेगा आपको. तो 200 to 500 या आपको लगता है 540 तक करूंगा तो वहां तक के कंप्लीट कर लीजिए. और उसके बाद में फिर कोड ऑफ एथिक्स पे आ जाओ, क्विकली कोड ऑफ एथिक्स रन कर लीजिए एंड देन फिर वापस बाकी के ऐसे फिर बचे हुए टाइम पे पूरे स्पेशल ऑडिट पे पूरा समय दीजिए. एग्जाम से एक दिन पहले वापस स्पेशल ऑडिट के जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं वो, और एक बार क्विक रिव्यू सारी चीजों का. कोई भी चीज आपने इंपॉर्टेंट मार्क की है, याद नहीं लग रही है, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेसिफिक कुछ कहा था आपको, वो सारी चीजों को एग्जाम से एक दिन पहले रिव्यू करना. स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एग्जाम से पहले हो सके तो कोई भी एक पेपर आपने जो इंस्टीट्यूट का देखा हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट एग्जाम पेपर और सजेस्टेड आंसर पूरे जो अच्छे से देखे हैं, एक बार उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेना. मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर मैं 5-7 कविताएं पढ़ लेता हूं या 6-7 शायरियां सुन लेता हूं तो मैं भी शायराना हो जाता हूं, और एक के बाद एक मेरे में उसे भी शायरियां निकलना शुरू हो जाती है. हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है दोस्तों वैसा. तो आपने सजेस्टेड आंसर पढ़ा तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपसे वैसी लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी. एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन विच यू आर एबल टू डू द बेस्ट. मैंने एफआर में भी कहा था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ. पार्टी में गए, सारे लोगों को अपन जानते हैं, पर अपन सबसे पहले उसके पास जाते हैं जिससे अपनी एकदम क्या है, अपना एकदम जिगरी यार है. तो वी विल फाइंड आवर बीएफएफ, दैट इज आवर बेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, व्हिच वी विल सॉल्व फर्स्ट एंड देन वी विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू अदर. वी विल नॉट बी फीलिंग डिस्कम्फर्टेबल कि यार वो भी आ गया इस पार्टी में, मैं मेरी पार्टी का मजा वो खराब नहीं करने देगा, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने मजे करूंगा, बाद में हो सकता है उससे भी मेरी दोस्ती यारी हो जाए, और ऐसे भी ऑप्शन में तो मैं एक छोड़ ही सकता हूँ. इस सोच के साथ आपको पेपर करना है. पेपर दे के आइए. अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली करी गई है, इंस्टीट्यूट ने थोड़ी मदद कर दी, और आपने जो मैंने शुरू में बताया था कि कब पेपर टफ माना जाता है या कब आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, वो सोच के साथ आप पेपर में जाओगे, यू विल ऑलवेज फील कंफर्टेबल, कंपोज्ड एंड यू विल फाइंड थिंग्स टू बी इन योर कंट्रोल.
That is my tip and strategy for your paper of audit for December 2021. Wish you all the very best for it. And we have the Telegram channel, which we have made a group, which link has been shared in the Telegram channel, which is for mentoring till your audit paper goes on, for all your doubt solving, query solving, silly questions, anything which is kind of creating any kind of issues for you. You can join that and you can ask questions. I'll staying connected in that particular, through that particular group with you on a daily basis. Thank you very much.